सांसों से जिंदगी का ठीक अंदाजा नहीं लगता। बहुत दिन जी लेते हैं कई मरे हुए लोग। वाह क्या बात। बहुत दिन जी लेते हैं कई मरे हुए। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी के तुम गुहार दो। जहाँ तक पत्रिका का सवाल है, मैंने इस पत्रिका के 3 खंड कर रखे हैं। अच्छा। क्योंकि लघु पत्रिकाओं का जमाना है, बड़ी पत्रिकाएं तो बंद हो गई सारी टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स की सारी पत्रिकाएं, साप्ताहिक तान, धर्मयोग और भी जितने भी थे सरिता सब बंद हैं। तो मैं मूल रूप से गीतों की पत्रिका ये। अच्छा। मैंने गीतों से शुरू की, लेकिन सच बात ये है कि जैसा मैंने जिक्र किया आपसे कि गीत आजकल साहित्य में भी थोड़ी सी राजनीति आ गई है। और साहित्य किसी ज़माने में, या हम कहें कि अपने ज़माना, तो मैं अभी भी आज भी एक्टिव हूँ, लेकिन जिस युग से मैं आता हूँ उस समय साहित्य जो है एक साधना हुआ करती थी, और आज साहित्य शौक हो गया है। मुझे याद है कि जब हम बीए में पढ़ता था, एमए पढ़ता था और लिखता भी था, तो बच्चन जी और दिनकर और नीरज और रमानाथ जी इनके गीत छपा करते थे साप्ताहिक में या धर्मयुग में। तो रात को जब तक नींद नहीं आती थी पढ़ते रहते थे उनको, और जब नींद आती थी तो सिरहाने के नीचे रख के सो जाते थे, और सुबह अगर 6 बजे भी नींद खुलेगी तो फिर वो पत्र उठा के पढ़ने लगते थे। यहाँ तक कि हमने घर वालों की डांट भी खाते थे हम, कि आप ये क्या करते हो यार, कि दिन रात आप इसी में लगे रहते हो। और आज ये है कि एक व्यक्ति सुबह कभी बनता है वो, और शाम को परिणाम चाहता है। बिल्कुल सर। और वो आकाशवाणी चाहता है, वो दूरदर्शन चाहता है, वो छपना चाहता है, वो नाम चाहता है, और बड़े बड़े मिल जाएं। हाँ बिल्कुल। 1-2 कविताएं और उसमें बहुत बड़ी लोकप्रियता अर्जित करने की इच्छा। ठीक बात है। और उस जमाने में छपना भी इतना आसान नहीं होता था। बिल्कुल। आज तो जगह जगह प्रेस खुल गए हैं और अपनी किताबें छपवा लेते। मुझे अभी तक याद है, मेरी पहली किताब तो आत्मा रामायण संत ने छापी थी, नीरज जी ने छपवाई थी वो। अरे वाह। तो उस समय तो आपको पुस्तक छपवाना है तो आप दिल्ली जाइए या कलकत्ता जाइए या बनारस जाइए, इलाहाबाद जाइए, 5-7 जगह थी। ये भोपाल जैसी जगह में कोई इतने बड़े प्रकाशक नहीं हुआ करते थे, और आजकल तो गली गली में प्रेस हैं और लोग अपने कविताएं छपवा लेते हैं, किताबें छपवा लेते हैं, ये वो। तो उस समय छपना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो गीतों में धीरे धीरे ह्रास आता चला गया। वहाँ भी राजनीति, जैसे आपने देखा होगा कि जब आज़ादी के बाद जितने भी गीतकार थे, रमानाथ, आपके गिरजा कुमार माथुर जैसे लोग या गे जैसे लोग, आपने पढ़े होंगे सब, तो ये सब के सब गीतकार थे। लेकिन जब इनको आज़ादी के बाद बड़ी कुर्सियाँ मिल गई, कोई डायरेक्टर हो गया आकाशवाणी का, कोई दूरदर्शन का, किसी को केंद्र में जगह मिल गई। आज बच्चन जी हमारे नेहरू परिवार से मुलाकात हो गई उनकी, और वो विदेश मंत्रालय में हो गए। तो सुख सुविधाएं जब आ गई तो फिर लोगों ने गीत से उतर के मुक्त छंद में लिखना शुरू कर दिया, और वो नई कविता के नाम से, और वह और उसने गीत को काफी नुकसान पहुंचाया। और वो आज नई कविता कहाँ है, हम और आप सब देख रहे हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पे गीत के साथ भी हुआ, नई कविता की तरफ पर गीत लाए। अब नवगीत 50 साल मुझे भी हो गए नवगीत सुनते सुनते, लेकिन आप अपने पड़ोस में चले जाइए और मोहल्ले में किसी से पूछिए कि नवगीत क्या होता है, तो कोई नहीं बता पाएगा। तो आज का जो नवगीत है वो केवल 125 करोड़ में उन 500-700 1000 2000 लोगों के बीच में है जो खुद लिखते हैं, और जो कुछ भी वो लिखते हैं वो नवगीत है। तो मैं तो मजाक में, कई लोग हमारे मित्र कहा भी करते हैं कि अगर कोई गीत पढ़ रहा हो और उसमें गलत हो तो लोग कहते हैं कि नहीं, गीत नवगीत है ये, इसलिए चलेगा, इसमें कुछ भी लिख दो तो चलता है। तो गीतों में काफ़ी ह्रास हो रहा है। तो फिर मुझे लगा कि जब अच्छे गीत नहीं लिखते, पाठक नहीं मिलते हमको, और पाठक मिलेंगे कहाँ। आज अगर कहें कि साहित्य समाज के हाशिए पे है, तो सबसे बड़ा कारण उसका जिम्मेदार तो साहित्यकार खुद है। आज साहित्यकार वो लिख ही नहीं रहा है कि जो लोगों तक पहुंचे, कुछ भी लिख के छपवाने का प्रयास। सीधी सी बात है। ये ठीक है कि हमें पाठक की रुचि को भी परिष्कृत
मेहनत करना चाहिए, लेकिन आप हर तरह से तो नहीं कर सकते कि जो आप लिखें पाठक उसको समझे। बिल्कुल हैं, अगर पाठक की रुचि कमजोर है तो आप धीरे धीरे शनै शनै उसको उठाएंगे और अपने स्तर बढ़ाएंगे। लेकिन आप ऐसी चीजें कहें जो कि पहुंचेंगे नहीं, आप ऐसे उदाहरण दें, आप इस तरह की जिक्र करें उसमें जो पाठकों के मस्तिष्क न पहुंचे। वास्तव में सर एक चीज और है जी, कि जो यथार्थ वो लोग सुनना नहीं चाहते। हाँ, ठीक अगर है। आप किसी से कह दें कि आपने यहाँ पे गलत लिखा है, हाँ नहीं तो वही क्षण आपका बैर हाँ नहीं, वहाँ पे हो जाएगा। वो उसका कारण मैं आपको बताऊं, उसका कारण ये कि उनको सही और गलत पता ही नहीं पता है। है, सर अध्ययन है ही नहीं। बस सीधी बात ये सीधी बात ये है कि अध्ययन नहीं है, बस लिखना चाहते हैं कि लोग हमें जाने। बिल्कुल। अध्ययन की जहाँ तक बात है, आपको पता होगा कि उस जमाने में कितने वाचनालय हुआ करते थे, बिल्कुल सर, और घंटों लोग पढ़ते थे। कितने मैगजीन होते थे, जी सर। यहाँ तक के शासकीय स्तर पर भी नगर पालिकाओं के वाचनालय हुआ करते थे। बिल्कुल सर। छोटी छोटी जगह पे होती थी, हर कॉलेज में लाइब्रेरी होती थी और विद्यार्थी फ्री पीरियड में वहां जाके और पढ़ा करते थे। आज वो सारा चलन ही खत्म हो, आज सारा का सारा वो चलन ही खत्म हो गया। मैंने देखा है, मैं जब जी। कॉलेज में पढ़ती थी, टीआरएस में मैंने पढ़ाई की जी। तो वहाँ पे इतनी अद्भुत लाइब्रेरियां हैं, आर्ट लाइब्रेरी अलग है, साइंस अलग है, मैगजीन पत्रिकाएं सब आती हैं। जी। और आप देखेंगे तो वहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ, नहीं मिलेगा। पढ़ते हुए कोई नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इधर उधर बैठे रहेंगे पर पढ़ना कोई नहीं चाहता। सर ये तो बड़ी समस्या है। सच बात है। जी। तो उसका नतीजा ये कि पढ़ाई नहीं है। अगर नई पीढ़ी से जरा भी आप ताज्जुब करेंगे कि मेरे पास बहुत लोगों के रचनाएं आती हैं, वार्तालाप भी होता है, फोन के ऊपर भी कभी कभी मिल भी लेते हैं। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपने किसको पढ़ा, तो कोई जवाब नहीं है उनके पास। माने आप ताज्जुब करेंगे, वो गीत लिख रहे हैं लेकिन वो सिवाय बच्चन के और एक दो नामों के या नीरज जी को इसलिए जानते हैं कि वो कवि सम्मेलनों में थे, वरना उनसे पूछो कि रमानाथ अवस्थी कौन थे, राम अवतार त्यागी कौन थे, राम कुमार चतुर्वेदी चंचल कौन थे, वीरेंद्र मिश्र कौन थे, मुकुट बिहारी सरोज कौन थे, वो बिल्कुल किसी को नहीं जानते। किसी को पढ़ा है आपने? बच्चन जी को पढ़ा? बोले साहब मधुशाला देखिए एक बार, हाँ, है तो आप ताज्जुब। एक कवि सम्मेलन का मैं आपको जिक्र करता हूँ। एक कवि सम्मेलन में बच्चन जी के साथ था मैं, तो कवि सम्मेलन के बाद एक श्रोता आके पूछने लगा बच्चन जी से, साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे आप, तो आपने मधुशाला के अलावा भी कुछ लिखा है क्या? अब बच्चन जैसे आदमी से मेरी उपस्थिति में पूछा जा रहा है, तो बच्चन जी तो बहुत ही समझदार आदमी थे, तो उन्होंने बहुत ही गंभीर होकर कहा नहीं, मैंने इसके अलावा तो कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये स्थिति आज श्रोताओं की भी आज और स्थिति खराब हो गई है। तो मेरे साथ दिनकर सोनवल करते उसके सम्मेलन, तो उनने कहा कि भाई इसका मतलब समझो कि बच्चन जी ने कि लेकिन इनको पढ़ो आप, मधुशाला के अलावा ही बहुत कुछ लिखा है। मधुशाला तो वो लिखी है जिसको आम आदमी समझदार पढ़ रहा है, इसके अलावा पढ़ने के लिए तो आज की स्थिति तो ये है, इस तरह का कोई गहन अध्ययन तक नहीं है जब तक पढ़ेंगे नहीं आप तब। तो उसके बाद ये, हालांकि मुझे गीत और नवगीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ तक गीत और नवगीत का सवाल है, मेरा कहना ये है कि गीत को नवगीत तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आज से 100 साल पहले क्या लिखा गया, 50 साल पहले क्या लिखा गया, हमारे वेदों में गीत है, बिल्कुल आदिकाल से गीत आ रहा है, भक्ति काल में गीत था। अब आप कहें कि मीरा के गीत जो है वो भक्ति काल के गीत हैं, तो ये कहने की आवश्यकता है क्या? मीरा के गीतों के, मीरा के भजन के शब्द, मीरा के भजन की लय, उसकी राइट तरीका लिखने का आपको अलग नहीं दिखाई देता क्या? मीरा के भजन और आज का गीत एक ही है क्या? तो ये इसको कहने की जरूरत नहीं है, ये पता लग जाता है कि ये आदिकाल की रचना है, ये भक्ति काल की रचना है, ये रीति काल की रचना है, ये आधुनिक काल की रचना है। महादेवी तो कभी नहीं कहती थी कि मैं आपको एक छायावादी गीत सुना रही हूँ। गीत तो गीत होता है, और उसको समय के साथ बदलना चाहिए। अच्छा, फिर नव गीत की, नव की क्या परिभाषा है? जो 10 साल पहले था वो आज नव है क्या? या आज जो है वो 10 साल बाद नव रहेगा क्या? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जिसको आज आप नवगीत कह रहे हैं कल उसको नहीं कहेंगे? बिल्कुल सर। तो ऐसा नाम दीजिए। और फिर आप गीत कह रहे हैं तो गीत की जो ध्वनि है, गीत का जो फॉर्म है, वो आप उसको मेंटेन करिए, वो आप कर नहीं रहे हो। आप छंद भी तोड़ने की बात कर रहे हो। कई लोग तो यहाँ तक बात कर रहे हैं गीत में गेयता की जरूरत नहीं है। कई लोग तो गायकों को गीत
नवगीतकार मानते ही नहीं है। सही है सर। हैं? जबकि सच बात यह है कि जो नवगीतकार होने का जो दावा करते हैं वो खुद मंचों पर जाके गाने लगते हैं। सही है सर। लेकिन पुस्तकों में वो कहेंगे कि नहीं नवगीत ही हो। बिल्कुल। तो उसको अगर आपको उसमें नव्यता लानी है तो कोई नया नाम भी दे सकते हैं। सही है सर। हाँ, अन्यथा नवगीत का तो कोई सवाल ही नहीं है। गीत तो फिर गीत, अगर वो गीत है और नव है तो उसमें गीत की जो शर्तें हैं, हालांकि गीत भी मुक्त छंद है, उसमें वो मुक्त है, किसी फॉर्म में नहीं आता। 4 छंदों का भी गीत होता है, 6 छंदों का भी गीत होता है, 2 छंदों का भी गीत होता है, 12 मात्राओं का भी गीत होता है, किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन उसका एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट में आना चाहिए। फिर उसमें लयता है, उसमें गीतात्मकता है, उसमें गेयता है, वो सब आवश्यक गुण है, उनको लाइए। और अगर वो बदलेंगे तो शनै शनै साथ साथ समय के साथ अपने आप बदलते चाहेंगे। आज से 50 साल पहले का गीत, आज से 30 साल पहले का गीत, आज का गीत अपने आप बदलता चला रहा है। मुकुट बिहारी सरोज के गीतों की क्या भाषा थी, वीरेंद्र मिश्र के गीतों की क्या भाषा थी, गोपाल सिंह नेपाली के गीतों की क्या भाषा थी, महादेवी वर्मा के गीतों क्या भाषा थी, अपने आप ही पता चलता है। और सच बात तो यह है कि अगर आपका अध्ययन अच्छा हो तो मैं आपसे सच कह रहा हूं कि लोगों का गीत रख दीजिए, तो नाम भी बताने की जरूरत नहीं, हम गीत पढ़ के बता देंगे कि किसका गीत है, कि महादेव जी का है, कि निराला का है, कि नीरज जी का है, कि बच्चन जी का है। ये सबकी अपनी अपनी शैली है। तो ऐसी स्थितियों में तो इसलिए मैंने गीत प्रधान होने के साथ साथ फिर अपनी पत्रिका में अन्य विधाओं को भी लिया। अच्छा। मैंने कहानियां भी शुरू की, मैंने लघु कथाएं भी शुरू की, मैंने संस्मरण भी शुरू किए और गीत के अलावा गजलें भी शुरू की, मुक्त छंद भी लिखता हूँ, छापता हूँ मैं, सब तरह की रचनाएं। उसमें मेरा क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले तो जो प्रतिष्ठित साहित्यकार है जी, 1/3 पत्रिका उनको समर्पित, इसलिए कि मुझे उस पत्रिका का स्टेटस बना के चलना है और लोगों तक पहुंचाना है। जहां बड़े बड़े लोग नाम होंगे तो निश्चित ही लोग कहेंगे कि बड़ी पत्रिका है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आज के कहानीकारों में सूरवाला है, या मेहरुनिसा परवेज है, या व्यंगकारों में ज्ञान चतुर्वेदी है, इस तरह के लोगों को मैं छापता हूँ। उसके बाद दूसरी श्रेणी मेरी आती है कि आज की समय में जो लोग लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जैसे कहानीकारों में बात करूं तो सुषमा मोनिंद्र की बात करता हूं मैं, इस तरह के और भी लोग हैं, कई लोग हैं, अनेक लोग हैं। और तीसरा ये कि जो बिल्कुल उभरते हुए कहानीकार हैं, जिनका नाम लोग नहीं जानते, लेकिन मैंने उसकी कहानी पढ़ी तो उसमें एक अपना आप चिंगारी दिखाई देती है, तो मैं 25% तो करीब करीब उनको छापता। इसलिए कि कल को, जैसे मैं आज कहता हूं कि मैंने अपना लिखना वीणा से शुरू किया, मैंने अपना लिखना साक्षात्कार से शुरू किया, मैंने अपना लिखना दैनिक पत्रों में नवभारत टाइम्स से शुरू किया, तो ऐसे ही कल को अगर कोई बच्चन बन जाए, कोई नीरज बन जाए, कोई दिनकर बन जाए, तो ये कहेगा कि हमने अपना लिखना पहला अंतरा से शुरू किया। सही है सर। ये मेरा अपना क्राइटेरिया है। और दूसरी बात ये है कि यद्यपि संपादन की वजह से मेरे लेखन पे बहुत फर्क पड़ा है। मैं जितना लिख पाता उतना नहीं लिख पाता हूँ, लिखना बहुत कम हो गया है, क्योंकि पत्रिका का बहुत बड़ा काम है। और पहले पत्रिकाएं तो बड़े लोग छापा करते थे, उनका पूरा अपना एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ करता था, उनका प्रेस होता था, उनका स्टाफ होता था। यहाँ तो एक आदमी की आर्मी है, मैं ही संपादक हूँ, मैं ही प्रकाशक हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही करेक्शन करता हूँ। अच्छा। हाँ, 1-2 लोग हैं, मधु शुक्ला मुझे मदद करती हैं। अच्छा। जो आज आपके साथ थे उसमें। अन्यथा डिस्पैच तक है और फिर फोन आते हैं साहब हमको पत्रिका नहीं मिली, तो उसमें सारा दिन सुबह से शाम तक मेरा सारा दिन उसमें निकल जाता है। तो ये मेरी पत्रिका का है। जहाँ तक लेखन का सवाल है, मैं जब कॉलेज में था तो कभी सम्मेलन हुआ करते थे कॉलेज में, आजकल नहीं होते। वार्षिक स्नेह सम्मेलन होता था, हर साल उसमें कवि सम्मेलन हुआ करता था। फिर मेलों में कवि सम्मेलन हुआ करते थे। मैं गुना में था तो मेले में कवि सम्मेलन होता था, कभी नीरज जी आ रहे हैं, कभी वीरेंद्र मिश्र आ रहे हैं, तो इनको सुन सुन के
कविता के प्रति मेरे मन में जागृति हुई। शुरू में विज्ञान का विद्यार्थी था, बाद में चूँकि मैं नौकरी भी करता रहा, पढ़ता भी रहा, फिर आर्ट्स में आ गया, फिर मैंने ग्रेजुएशन BA किया, तो वहाँ से मेरे लिखना प्रारंभ किया मैंने। उन दिनों मुक्त छंद शुरू हुआ था। अच्छा। और भवानी भाई, उन दिनों भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो बहुत अच्छा मंचों पढ़ते, कोई है जिसकी जिंदगी दूध से धोई है, दूध किसी का धो भी नहीं है, हो भी तो भी नहीं है, तो चलती फिरती भाषा में। तो वहीं से मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी अब बच्चन जी से मधुशाला पढ़ी मैंने, फिर नीरज जी को मंचों पर पढ़ के बहुत प्रभावित हुआ, तो फिर मैं गीत। इसी बीच क्या हुआ, ये आक्रमण जो हुए देश के, चीन के और में, तो उसमें वीर रस की रचनाएं आई, और वीर रस की रचनाएं मैंने फिर लिखना शुरू की चीन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, ये हाँ पाकिस्तान युद्ध में। तो मध्य प्रदेश शासन ने भी मुझे, जो मध्य प्रदेश की टीम थी उसमें रखा, और बाहर भी मैं कवि सम्मेलनों में जाता रहा, तब मैंने वीर रस की कविताएं लिखना शुरू की। यहाँ तक के नीरज जी का बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नए उसके पैरेलल मेरी एक कविता थी, मैं मंचों पर नीरज जी के साथ पढ़ा करता था कि वो सीमा पर चिल्लाने वाले सावधान, लोग गीतकार ये पाती तुझे पठाता है कि गौतम गांधी का देश अहिंसा का पूजक, यदि वक्त पड़े तो अंगारा बन जाता है। तो काफी समय तक मैं फिर वीर रस के कवि, फिर धीरे धीरे नीरज जी तो श्रृंगार के कवि थे, और भी वीरेन जी थे, मुकुट बिहारी थे, सब लोगों का, सोम ठाकुर, चंद्रसेन विराट वगैरह हमारे साथ के लोग थे। तो इन लोगों को सुन के फिर मैंने गीत लिखना शुरू किया। कवि सम्मेलन के मंचों पर मैं जितना वीर रस के उस समय जाता रहा, उसके बाद कम 2 वजह से हो गया। एक तो ये कि मेरी नौकरी और पढ़ना साथ चलता रहा, तो मेरे पास समय भी नहीं होता था। गरीबी ने भी मुझे बहुत बुरी तरह से काफ़ी हताहत किया। उसके अलावा मैं जाने लगा गीतकार के रूप में। नीरज जैसे लोग मुझसे प्रभावित हुए, और मैंने आप बताया कि मेरी पहली किताब ही नीरज जी ने, आत्मा रामायण संस, जो ज़माने का सबसे बड़ा प्रकाशक था, जैसे आज भारतीय ज्ञानपीठ है, तो वहाँ से छपी, और मुकुट बिहारी सरोज के साथ मेरी रचना, मेरी पुस्तक के साथ छपी थी। तो लेकिन मैं गा के नहीं पढ़ता था। अच्छा। वो मेरी एक कमजोरी थी कि मैं गीत लिखता हूँ लेकिन गीत गाता नहीं हूँ। तो फिर हालांकि बाद में निदा फाजली ने मुझसे कहा कि देखो यार, मैं भी तो गजलें लिखता हूँ लेकिन गाता नहीं हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ, तो तहत में भी पढ़ा जा सकता है। तो मैंने उसको भी पिकअप किया और काफ़ी चलता रहा। लेकिन नौकरी में जैसे जैसे मैं वरिष्ठ होता गया, फिर कवि सम्मेलन धीरे धीरे छूटते गए, आना जाना। मैं भोपाल जैसे स्टेशन पर इतने लंबे समय तक स्टेशन प्रबंधक रहा, तो मैं अब स्टेशन छोड़ के कवि सम्मेलन में तो जाना। लेकिन यहाँ भोपाल में भी जितने, ये दैनिक भास्कर का जो पहला कवि सम्मेलन, जो आज कवि सम्मेलन सबसे बड़ा कवि सम्मेलन आज भी भोपाल का है, वो सबसे पहले मैंने शुरू किया। पहले कार्यक्रम का मैंने संचालन किया। मैं कटनी में रहा, तो वहाँ बमचक करके नगर पालिका का जो कवि सम्मेलन होता रहा, सबसे पहला कवि सम्मेलन मैंने उसका शुरू करवाया। मैं मैयर में रहा, आज भी मैयर में 40 साल से जो कवि सम्मेलन हुआ है, सबसे पहला कवि सम्मेलन मैंने उसका शुरू कराया। तो कविता के नाम पे मैंने जितना भी कर सकता था काफी काम किया। और सेवानिवृत्त होने के बाद तो मैंने आपको बताया कि मैं इसी में लगा हुआ हूँ। 7 साल जरूर मैं राजनीति में अपने खराब करके तो नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ भी आज मेरे इतने संबंध हैं कि काफी बड़े लोगों से परिचय है, और मेरी पत्रिका में भी मुझे काफी सहायता मिलती है, और कवि सम्मेलनों में खूब आना जाना बना रहता है ये वो। बाकी अब जो आप चाहें पूछिए। बस रचनाएं सुनने की इच्छा थी, कुछ अच्छे गीत मिल जाते हैं। अच्छा, रचनाओं की बात मैंने आपसे कही, तो मैं वहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था जी, तो कवि सम्मेलन बताया कॉलेज में होते थे, मेले में होते थे, वहाँ से मैंने शुरू किया। जब कविता के प्रति मेरी रुचि जागी और थोड़ा बहुत मैं कॉलेज में पढ़ने लगा, तो कॉलेज में थोड़ा सा पॉपुलर हो गया। अच्छा। रुबाइयाँ पढ़ता था, लड़कियाँ साथ पढ़ती थी, मुक्तक पढ़ना शुरू किया ये वो। तो उन दिनों यूनियन के चुनाव हुआ करते थे जी। तो मैं साहित्य मंत्री का चुनाव लड़ा गुना में। अच्छा। और साहित्य मंत्री बन गया। वाह। तो साहित्य मंत्री बनने से ये हुआ कि हर साल जो कवि सम्मेलन होता था वो मैं ही करवाता था। तो कवियों को बुलाना, बाल कवि बैरागी को मैंने बुलाया, चंद्रसेन विराट को मैंने बुलाया, मुकुट बिहारी, इन लोगों से, तो इनसे मेरा परिचय बढ़ता चला गया। तो गीतों में और इसमें उसमें उनकी कविताएं साथ साथ होती रहीं। तो
होलकर कॉलेज इंदौर में हाँ। एक कविता प्रतियोगिता हुई। अच्छा। तो मध्य प्रदेश से सारे कॉलेजों से बुलाए गए जो नए लड़के कवि कविता करते थे वो। तो गुना कॉलेज से मैं गया। अब चूंकि मैं वहाँ साहित्य मंत्री भी था और कार्यक्रमों करता था, तो मेरे साथ एक सज्जन और थे, हम 2 जने कॉलेज में गए। वहाँ गए कवि सम्मेलन में। तो बस से मैं भगवान शरण उन्मन एक थे, हम दोनों बस में बैठे इंदौर के लिए। होलकर कॉलेज में वो कॉन्टेस्ट थी। अच्छा। तो बस में जा रहे थे तो हम दोनों कविता के, अब लड़के थे आप समझ लीजिए 17, 18, 19 साल के, तो वैसे उछल कूद होती है, सुना रहे थे। तो एक सज्जन हमारे पास बैठे थे, तो वो समझ गए कि ये लड़के कविता में इंटरेस्टेड हैं। हाँ। तो पूछा उनने कि भाई आप लोग कवि हैं? बोले नहीं, हम हैं कॉलेज की, कविताएं लिखते हैं और कवि सम्मेलन में जा रहे हैं होलकर कॉलेज इंदौर, वहाँ कॉन्टेस्ट है ये वो। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मुझे प्रकाश कौल कहते हैं। प्रकाश कौल कवि थे ग्वालियर के। अच्छा। और कह रहे कल सेक्सरिया कॉलेज में, सेक्सरिया इंजीनियरिंग कॉलेज में कवि सम्मेलन है, कल उसमें हम भाग लेंगे और उसमें नीरज जी भी आ रहे हैं, चंदन विराट आ रहे हैं, ये वो। तो मुलाकात हो गई। तो जब उनको ये पता लगा बातचीत में कि मैं साहित्य मंत्री हूँ कॉलेज का और मैं कवि सम्मेलन करवाता हूँ, तो उनकी रुचि मुझ में हो गई कि इनसे मित्रता कर ली जाए तो ये हमें शायद कवि सम्मेलन में गुना बुलवा लें। तो बातचीत हुई, बताया मैं प्रकाश कौल हूँ। तब मैंने बात की, मैंने कहा इंदौर में क्या है ये? तो बोले चंद्रसेन विराट हैं वहाँ और वही ये कवि सम्मेलन करवा रहे हैं। तो विराट जी को हम खूब जानते थे, इसलिए जानते थे कि हम भी छपते थे और विराट जी भी छपते थे। तो विराट जी इतना छपते थे कि हमें मुश्किल से मौका मिलता था, तो हम उनसे वैसे ही परेशान थे। तो विराट जी से मिलना चाहते थे हम। तो उन्होंने ये कहा कि विराट जी हो सकता है बस स्टैंड में मुझे लेने आए। तो जब वहाँ पहुँचे तो बस स्टैंड पे वो खड़े थे विराट जी, हमें तो नहीं पता। प्रकाश कौल उठे और उतरे और उनके साथ चले गए। हम अपने होलकर कॉलेज में कहाँ ठहरने की व्यवस्था थी वहाँ जाने लगे। तो प्रकाश कौल ने रास्ते में उनसे कहा कि यार ये जो 2 लड़के थे इनमें साला साहित्य मंत्री है कॉलेज का और ये लिखता पढ़ता है, तो इससे मिलना चाहिए। तो दोनों लौट के आए, विराट भी और प्रकाश कौल भी, और कहने लगे नरेंद्र जी क्या? तो बोले कि विराट जी से मिलना चाहते थे। अब हाँ, उनका विराट जी तो इतना छपते हैं कि हम लोगों को मौका नहीं मिलता। ये मुलाकात हो गई। तो उनने बहुत ही औपचारिकता से मुझसे कहा कि कल हमारा कवि सम्मेलन है सेक्सरिया में, तो अगर आप कल रुके तो हमारे कवि सम्मेलन में आइए। तो मैंने कहा हम कोशिश करेंगे साहब। तो रात को तो हम होलकर कॉलेज के सम्मेलन में गए। वहाँ बाल स्वरूप राही आए हुए थे, मुकुट बिहारी सरोज थे और हम लोगों की कॉन्टेस्ट थी। तो उसमें सरोज कुमार इंदौर के थे, वो फर्स्ट आए और मैं सेकंड आया। अच्छा। हम दोनों। तो हो गया कुछ। दूसरे दिन वापस आना था तो मैंने अपने उन्मन से, अपने दोस्त से कहा, मैं कहा रुक जाओ ना यार, रात को आज सेक्सरिया में इसको है और नीरज जी आ रहे हैं वहाँ और ये चंदसेन विराट और प्रकाश कौल, तो इस कार्यक्रम में मतलब और जीवन में कभी ऐसा मौका मिला नहीं। रुक गए हम। दूसरे दिन सीधे सेक्सरिया इंस्टीट्यूट पहुंच गए। वहाँ साहब मंच पे कवि लोग बैठे हुए, 3, 4, 5 कवि इंदौर के थे, बाकी चंदसेन विराट थे, प्रकाश कौल थे, नीरज जी वगैरह। तो हम तो लड़के ही थे, गए और कूद के मंच पे पहुंच गए, मैं भी और उन्मन भी, दोनों भी। अब वो विराट जी बहुत उसमें कि भाई इनको तो ऐसे ही कह दिया था हमने कि आ जाना और ये बैठ के सुन लेना, ये तो मंच पे बैठ गए। अब विराट जी संचालन कर रहे थे। हुआ क्या कि लड़के थे कॉलेज के, उसके इंस्टीट्यूट के, तो जो भी आए उसको हूट कर रहे। लोकल लोग पढ़ रहे थे, एक हूट हुआ, दूसरा हूट हुआ। तो विराट जी कुछ घबरा रहे थे। इतने में मैंने विराट जी को इशारा किया कि हमें पढ़ाओ। तो विराट जी परेशान हो गए बिल्कुल, और वो भी नए थे, बड़ी पुरानी बात है यार, ये समझ लीजिए कि 59, 60, 61 की। तो विराट जी ने क्या किया, नीरज जी को माइक सौंप दिया कि नीरज जी संचालन आप करो। उतर गए क्योंकि 2-3 लोग हूट हो चुके थे और विराट जी शायद ये भी चाहते होंगे कि अब नीरज जी ले ले और मुझे ही पढ़वा दे, तो मैं कुछ जमा दूं। बहुत अच्छे गाते भी थे और पढ़ लिखते भी बहुत अच्छा थे। तो जैसे नीरज जी ने एक आध पोएट को बुलाया तो मैंने क्या किया कि एक चिट पे अपना नाम लिखा और नीरज जी को दे दिया, साहब ये नीचे से चिट आई है इनको पढ़वाने के लिए। अब नीरज तो मुझे जानते ही नहीं थे,
हैं। नीरज ने चिड़ दे कि जैसे ही कवि ने कविता खत्म की तो नीरज ने माइक पे अनाउंस कर देगा अब इसके बाद नरेंद्र दीपक कविता पढ़ेंगे। मैं खड़ा हुआ साहब, तो जैसा मैंने कहा कॉलेज में हम तो रुबाइयाँ नई नई रुबाइयाँ शुरू की थी, तो हमने अच्छा लड़कियाँ बहुत थी वहाँ पे, लड़के बहुत थे, तो मैंने रुबाई शुरू की कि प्यार जिंदगी का एक बाजा है और अभी अभी बगिया में फूल खिला ताजा है। तो वाह 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 वाह, और भौरे यदि मंडराएं हर्ष की क्या बात, ये तो दोनों की उम्र का तो चल रहा है तकाजा है तकाजा है तकाजा है, और यहाँ से वहां तक हंगामा था। क्या बात है। इसके बाद एक रुबाई और कि जीतने वाले के सर पर ताज होता है और तुम्हारी हर बात में कुछ राज होता है, और हंसी होती है हमारी किसी के लिए पर कईयों को उस पर नाज होता है। बस इसके बाद तो साहब, और हम बैठ गए, अब साहब हल्ला मच गया, इनको सुनेंगे। ये मेरे जीवन का पहला कवि सम्मेलन नीरज की उपस्थिति में, नीरज के संचालन। क्या बात है। बस उसके बाद तो फिर लंबा सफर तय किया, फिर देश भर में पढ़ा, फिर मैं जैसा कहा मैंने कि मुझे विदेश भेज दिया, सिंधिया जी ने बताया था मैंने, तो अमेरिका में कविताएं पढ़ी, फिर एक साहित्य सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ, उसमें मुझे ले गए, तो फिर जगह जगह फिर तो कई बार विदेशों में भी कविताएं पढ़ के आए, फिर दिल्ली दूरदर्शन, और मैंने कहा तो वैसा सब, और अब कृपा ईश्वर की बहुत संतुष्ट हूँ। आज लोग असंतुष्ट रहते हैं, मैंने जितना भी जीवन में किया है उससे ज्यादा पाया है। क्या बात है। आर्थिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी, हर दृष्टि से, कविता में भी मुझे शीर्षस्थ लोगों का स्नेह हमेशा मिलता रहा, और देश भर में कवि सम्मेलन में खूब गया, दूरदर्शन आकाशवाणी में खूब पढ़ा, जम्मू कश्मीर तक पढ़ के आया, पाकिस्तान बाहर में कितने कवि सम्मेलन किए, और अब मन तो नहीं भरा है, लेकिन अब कार्यक्रमों में आना जाना कम कर दिया है, लेकिन अभी भी चले जाते हैं। अभी मैं 15-20 दिन पहले ग्वालियर में था, मेरी एक सम्मान किया था मेरा, उनने मेरी एक पुस्तक आई थी, उसका विमोचन वहाँ हुआ। अच्छा। हाँ, इस पुस्तक का विमोचन दिल्ली में भी हुआ अभी। अच्छा। हाँ, बाल स्वरूप राही ने इसका विमोचन किया था, और ये किताब है, मैं आपको जिक्र कर दूं, ये मेरी आखिरी किताब है अभी तक। अच्छा। 6 किताबें हैं मेरी। अच्छा। तो एक सदाबहार गीतकार, हिंदी के सदाबहार गीतकार, ऐसी एक सीरीज एक प्रकाशक ने छापी है दिल्ली से। और ये मैं एक दूसरा जिक्र आपसे और कर दूं कि आज ये स्थिति के लोग पैसे दे के कविताएं किताबें छपाते हैं, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसकी ईश्वर की कृपा से आज भी किताबें मेरी छपती हैं, और जो किताबें यहाँ मैंने भोपाल से भी छपवाई वो सब राष्ट्रीय स्तर पे, भारत सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से, अखिल भारतीय स्तर पे हुई। मैंने कविता के ऊपर, छपवाने के ऊपर कभी जिंदगी में पैसा खर्च नहीं किया। क्या बात है सर, ये भी बड़ी बात है। ईमानदारी की बात ये है, मैं कोई ये सौभाग्य की बात भी कह लीजिए, या जो कुछ भी मैंने मेहनत की है वो भी मैं कोई बहुत दावा नहीं करता हूँ, लेकिन जितना भी लिखा है उससे बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि मेरा ज़िंदगी को खानों में बांट के जिया है। आपने देखा ही कि मैं लिखता पढ़ता रहा, और साथ में नौकरी भी करता रहा, और नौकरी में तरक्की भी करता रहा। जितना मैंने साहित्य में किया है उतना ही मैंने नौकरी में किया है। बेईमानी जिंदगी में कभी नहीं हुई, भला बुरा जो भी किया पूरे मन से। सर कुछ गीत सुनना चाहते हैं? हाँ, गीत आपको सुनाते हैं। देखिए, गीतों से पहले मैं आपको बताऊं कि जैसा मैंने कहा कि पत्रिका की वजह से मुझे समय कम मिलता है, और गीत थोड़ा सा समय चाहता है, लंबी कविताएं भी समय चाहती हैं। तो इस बीच पिछले 2-3 साल से मैंने शेरों के तरस पे कह लो या मुक्तकों की तरस पे लो, 2-2 पंक्तियों की द्विपदी लिखना शुरू की। अच्छा। और वो भी काफ़ी हद तक सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। फेसबुक पे भी मुझे बहुत काफ़ी मेरे लंबे पाठक हैं उसके भी। तो मैं कुछ आपको 2-4-5 द्विपदियाँ सुनाता हूँ। स्वागत है। तो उसके बाद फिर मैं और रचनाएं सुनाऊंगा आपको। जी सर, स्वागत। तो एक द्विपदी है कि बाद मरने के भी वो मर नहीं सकता। अच्छा। बाद मरने के भी
वो मर नहीं सकता, क्या बात वो मर नहीं सकता जिंदगी भर शख्स जो जिंदा रहा। क्या बात है, वाह। जिंदगी भर शख्स जो जिंदा रहा, बाद मरने के भी वो मर नहीं सकता। मर नहीं सकता, वाह। और इसकी एक उलटबासी देखिए आप कि सांसों से जिंदगी का ठीक अंदाजा नहीं लगता। सांसों से जिंदगी का ठीक अंदाजा नहीं लगता। बहुत दिन जी लेते हैं कई मरे हुए लोग। वाह, क्या बात। बहुत दिन जी लेते हैं कई मरे हुए। सांसों से जिंदगी का ठीक अंदाजा नहीं बिल्कुल लगता। बहुत दिन जी लेते हैं कुछ मरे हुए लोग, कई मरे हुए लोग, कई मरे हुए, कई वाह, मरे हुए वाह, लोग। वाह। और अलग अलग रंग की द्विपदियां हैं। जी। एक मुर्दे को ले जा रहे थे लोग। हाँ। मैंने एक जिंदगी को जाते देखा। वाह, क्या बात है। एक मुर्दे को ले जा रहे थे लोग, मैंने एक जिंदगी को जाते देखा। एक और द्विपदी है जी कि वो अपना दर्द, मैं अपना दुख कह लेता हूँ गीतों गजलों में। अच्छा। मैं अपना दुख, मैं अपना दर्द कह लेता हूँ गीतों गजलों में, वो अपना दुख खुद ही ओढ़ती बिछाती है। वाह। मैं अपना दर्द कह लेता हूँ गीतों गजलों में, वो अपना दुख खुद ही ओढ़ती बिछाती है। वाह। एक शेर याद आ गया आपको देख के। जी जी, कि मैंने कोई दिया विया नहीं बाला है, मैंने कोई दिया विया नहीं बाला है, नहीं बाला है। हाँ। तू सोच में थी कि उसी का उजाला है। वाह, क्या मैंने कोई दिया विया नहीं बाला है, वाह। तू सोच में थी ये उसी का उजाला, ये उसी का उजाला है, ये उसी का उजाला है, ये उसी का उजाला है। मैं गजल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। कि वैसे तो भीड़ में ही ज्यादा रहे हैं हम। अच्छा। वैसे तो भीड़ में ही ज्यादा रहे हैं हम, ज्यादा रहे हैं हम। अब ये और बात है कि तन्हा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। वैसे तो भीड़ में ही ज्यादा रहे हैं हम, ये और बात है कि तन्हा रहे हैं हम। एक आध प्यार कुल जमा है याददाश्त में। अच्छा। एक आध प्यार कुल जमा है याददाश्त में। अच्छा। उसमें भी पर कटा सा परिंदा रहे हैं हम, उसमें भी पर कटा सा परिंदा रहे हैं। वैसे तो भीड़ में ही ज्यादा रहे हैं हम, ये और बात है कि तन्हा रहे हैं हम। एक आध प्यार कुल जमा है याददाश्त में, उसमें भी पर कटा सा परिंदा रहे हैं हम। क्या बात है। बच्चे को ज्यों दिलासा देती है कोई माँ। अच्छा। ये शेर देखिए आप। कि बच्चे को ज्यों दिलासा देती है कोई माँ, बच्चे को ज्यों दिलासा देती है कोई माँ, कुछ इस तरह से दिल को बहला रहे हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात। बच्चे को ज्यों दिलासा देती है कोई माँ, कुछ इस तरह से दिल को बहला रहे हैं। क्या बात। लिख लीजिए कि हंसकर काटी है जिंदगी। अच्छा। लिख लीजिए कि हंसकर काटी है जिंदगी। मत पूछिए कि कितना जिंदा रहे हैं, मत पूछिए कि कितना। लिख लीजिए कि हंसकर काटी है जिंदगी, मत पूछिए कि कितना जिंदा रहे हैं हम। उस ना समझ की दीपक ये जिद तो देखिए। उस ना समझ की दीपक ये जिद तो देखिए कि वैसा ही रहना चाहे जैसा रहे हैं हम। वैसा ही रहना चाहे जैसा रहे हैं हम। लिख लीजिए कि हंसकर काटी है जिंदगी, मत पूछिए कि कितना जिंदा रहे हैं हम। मत पूछिए। क्या बात है। क्या कम पीड़ाएं थी साथ में,
पहले क्या कम पीड़ाएं थी साथ में, अपशकुनों की रेखा मेरे हाथ में। हाँ, क्या बात। पहले क्या कम रेखा के पहले क्या कम पीड़ाएं थी साथ में, अपशकुनों की रेखा मेरे हाथ में। उस पर तुमने अपनी व्यथा कथा कहकर अच्छा। मेरे मन को और उदासा कर दिया, नम पलकों में मानसरोवर भर क्या दिया। बात। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी के तुम गुहार दो।